इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले श्रृंखला से हम लोग प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं। प्राणायाम का कुछ थ्योरी का पाठ्यक्रम चल रहा था। आज थोड़ा सा थ्योरी का बचा हुआ है, उसके बाद हम अभ्यास में आ जाएंगे। पिछली बार हमने बात की थी प्राणायाम की परिभाषा की, प्राणायाम क्या है, प्राण क्या है, आयाम क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो आज मुख्य रूप से हम ये बताएंगे कि प्राणायाम को 3 भागों में बांटा गया है। जो प्राणायाम का अभ्यास है, इसको हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। एक्चुअली ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस इज द अर्ली स्टेज ऑफ प्राणायाम, इट्स नॉट अ प्राणायाम, इट इज अर्ली स्टेज। जो प्रारंभिक तैयारी है प्राणायाम की, वो कहते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। उसको हम लोग कहते हैं श्वासोयाम, श्वासोयाम है ना, श्वास प्रश्वास का ख्याल करना। श्वास और प्रश्वास, श्वास यानी इनहेलेशन और प्रश्वास यानी एक्सहेलेशन। तो इनके बीच की गति, लय, ताल, तालमेल, समन्वय, संतुलन स्थापित करना, ये श्वासायाम कहलाता है। इसको हम प्राणायाम नहीं कहते, क्योंकि प्राणायाम में मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं, 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं, 3 उसके संभाग हैं। जैसे प्राणायाम में पहला संभाग है उसका पूरक। पूरक का मतलब होता है श्वास को धारण करना, ग्रहण करना। इस घट के अंदर, ये घट है, इसको एक घट कहा गया है। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, ऐसे ये भी एक मिट्टी का घड़ा है, पंचतत्वों का एक घड़ा, इसमें इसको भरना। तो श्वास को भीतर ग्रहण करना, इनहेल करना, ब्रीद इन करना, इसको पूरक कहा गया है। और सामान्यतः श्वास को छोड़ना रेचक या रेचन कहा गया है। जो हम बाहर प्राण छोड़ देते हैं उसको प्रश्वास भी कहते हैं, निश्वास भी कहते हैं। अब जो मुख्य मार्ग है, मुख्य स्तंभ है प्राणायाम का, वह है कुंभक। कुंभक का मतलब कुंभ से लिया गया है। जैसे कुंभ होता है, कुंभ यानी घड़ा, तो 2 घट की कल्पना की गई है। एक ये पिंड है, इसको भी घट कहा गया है, और एक बाहर ब्रह्मांड है, उसको भी घट कहा गया है। तो 2 घट हैं, तो ये कुंभ है। तो जब हम प्राण को भीतर ग्रहण करते हैं और प्राण वायु को भीतर ही रोक लेते हैं, क्योंकि बाहर से जो वायु भीतर आती है तो वायु न रहकर वो प्राण बन जाती है, और उसको भीतर जब रोक लेते हैं, रिटेन करते हैं, उसको हम कहते हैं आभ्यंतर कुंभक। मतलब भीतर रोका हुआ प्राण, उसको कहते हैं हम रिटेंशन, अंदर की साइड, उसको कहते हैं ब्रीद इन, होल्डिंग इनसाइड, वो आभ्यंतर कुंभक है। और जब हम बाहर श्वास छोड़ देते हैं, रेचन कर देते हैं, तो बाहर के ब्रह्मांड में जब प्राण निकल गया और वायु चली गई, तो वह कहलाता है बाह्य कुंभक, अर्थात बाहर श्वास रोकना। और प्राणायाम तभी पूरा होता है जब यह दोनों प्रकार के कुंभक साधे जाएं, इनका अभ्यास किया जाए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है मित्रों कि प्रारंभिक अभ्यासियों को कुंभक नहीं करना चाहिए, श्वास को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी मास्टरी नहीं है, श्वास प्रश्वास की ताल, लय, गति पर हमारा कंट्रोल नहीं है, रेगुलेट करने की पावर नहीं आई है, हम अगर श्वास को ज्यादा रोकेंगे तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता और अन्य बहुत सारे शास्त्रों को आप जब पढ़ेंगे, शिव संहिता, अन्य गोरख संहिता वगैरह, तो आप देखेंगे वहां कहा गया है प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, अयुक्त योग अभ्यासेन सर्व रोग समुद्भवः। अर्थात अगर आपने युक्ति युक्त पूर्वक प्राणायाम किया, मैं यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, युक्ति युक्त, युक्ति माने होती है आप प्रॉपर एप्रोप्रिएट गाइडलाइन अंडर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब आप एक प्रॉपर गाइडलाइन के अंतर्गत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट गाइडलाइन, युक्ति युक्त। जो मेथड शास्त्रोक्त है और आपको बताने वाला अभ्यासी भी शास्त्रोक्त बता रहा है। जो अभ्यासी है जब प्राणायाम करते हैं तो सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। दुबे जी, सर्व रोग क्षयो भवेत् और अयुक्तयुक्तेन अभ्यासेन, मतलब अगर इम्प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम कैन बी कॉज ऑफ द ऑल डिजीज, ओरिजिन ऑफ ऑल डिजीज। अगर आप गलत विधि से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे या सभी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और कहते हैं ऐसे 20 तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। शिराक्षीकर्ण शूल
मतलब जो सूर होते हैं, सिर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, कान में दर्द होना, शरीर में दर्द होना और 20 प्रकार के कफ रोग हो जाना, ऐसे गलत प्राणायाम के अभ्यास से कई प्रकार के रोगों का जन्म हो जाता है। इसलिए सभी को प्राणायाम का अभ्यास युक्ति युक्त करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अपनी क्षमता, दक्षता, कुशलता के अधीनस्थ होकर करना चाहिए, जो उसके सामान्य नियम है। अब नियमों में क्या है? प्राणायाम का अभ्यास हो चाहे आसन का, खाली पेट करना चाहिए, एम्प्टी स्टमक, या कम से कम 4-5 घंटे का भोजन आपने कर लिया हो, तब प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वैसे खाली पेट उत्तम माना गया है, अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर इवनिंग में कर लो इस टाइम, क्योंकि आपने भोजन कर लिया है 12-1 बजे, तो आप इस टाइम प्राणायाम कर लो। और सबसे उपयुक्त समय प्राणायाम का ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के पूर्व का बताया जाता है, क्योंकि उस समय पेट एकदम खाली हो जाता है, पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। इस समय अभी भी पाचन क्रिया हमारी चल रही होती है, इसलिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा एक्टिव होता है और पैरासिम्पैथ थोड़ा सा कम होता है। तो हमें ध्यान रखना है इन सब चीजों का। और बहुत सी बातों पे ये भी चर्चा होती है कि प्राणायाम कब कब करना चाहिए। तो शास्त्र की बात मानते हो, शास्त्र कहता है कि यामे यामे दिने दिने चतुर्वारम समभ्यसेत, मतलब आप प्राणायाम को दिन में 4 बार कर सकते हैं। प्रातः काल, संधि बेला में, प्रदोष काल में, मध्याह्न में, दोपहर में लंच के पहले, इवनिंग में इस समय संध्या के समय, और मध्य रात्रि। तो 4 बार प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यामे यामे दिने दिने, प्रतिदिन करना चाहिए। और अधिकतम कितना करना चाहिए, उसके लिए कहा गया है कि एक सिटिंग में आप अधिकतम अगर जाना चाहें तो 3-3 घंटे की सिटिंग कर सकते हैं। 3-3 घंटे आप प्राणायाम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन इतना संभव नहीं है। अब आजकल सब लोग व्यस्त रहते हैं, तो आप ज़्यादा ना करें, तो कम से कम 10-10, 15-15 मिनट का समय अवश्य निकालें, क्योंकि प्राणायाम, प्राण जो है हमारी जीवन शक्ति है। अगर हम देखिए, आप सभी जानते हैं, आप बिना भोजन के 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने रह सकते हैं। मैं खुद रहा हूँ, बिना अन्न के मैं 10 महीने रहा हूँ। आप रह सकते हैं। बिना पानी के आप कितना दिन रह पाएंगे? दुबे जी, मुझे लगता है 1 दिन या 2 दिन रह लेंगे। 3 दिन भी बहुत मुश्किल से कोई 3 दिन बिना पानी के रह ले, 3 दिन जो भी संभव है। लेकिन कोई बिना श्वास के कितने क्षण रह सकता है? बहुत से बहुत 1 मिनट, 2 मिनट, कोई साधना होगा तो 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन ज्यादा देर तक बिना श्वास के रुकना संभव नहीं है। तो प्राण हमारा जीवन है, तो प्राण का रक्षण, संवर्धन, उसको स्फूर्त करना, इसको मजबूत करना, इसको उत्कृष्ट करना हमारे शरीर और मन दोनों को बलशाली बनाता है। क्योंकि कहा गया है, ब्रेथ इज अ लिंक बिटवीन बॉडी एंड माइंड। प्राण जो है अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच का ब्रिज है, सेतु है। प्राण स्वस्थ होगा, प्राण ठीक से संचरण करेगा, तो शरीर भी ठीक होगा और हमारा मन भी ठीक होगा। मन के बिगड़ने का कारण ही प्राण है। प्राण जब टूटता है, प्राण जब ठीक से नहीं संचालित करता है, तब हमारा मन और शरीर दोनों बिगड़ जाते हैं। इन्हें आधि व्याधि कहा गया है। प्राण के करने के लिए काल की गणना की जाती है, कितना काल करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, आप समय देख सकते हैं। अब तो घड़ी है अपने पास, पहले घड़ी होती थी तो हम पलक देखते थे, पलक झपकती थी, चुटकी बजा के समय देखते थे। अब हमारे पास घड़ी है, तो घड़ी देख के हम प्राण का अभ्यास कर सकते हैं। फिर देश, देश का मतलब होता था हम अपने शरीर में ही इसको प्राण की गति को देखें, कहाँ तक प्राण हमारा जा रहा है। और एक होता था संख्या, संख्या में हम कितना काउंट कर रहे हैं प्राणायाम। तो 80 तक का हम एक प्राणायाम कर सकते हैं, 80 राउंड का। तो ऐसे प्राणायाम को हम अवलोकन कर सकते हैं कि हमारा अभ्यास कितना उत्कृष्ट हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप प्राणायाम करते हैं, एक निश्चित समय और एक निश्चित अवधि को तय करें। 5 मिनट करें, 3 मिनट करें, पर नित्य करें। उससे अभ्यास में लाभ होता है। पतंजलि कहते हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सेवितो दृढ़ भूमि। वह जो अपने अभ्यास को दृढ़ करना चाहता है, वह परीक्षार्थी परीक्षा को पास करना चाहता है, तो वह 1 दिन में पास नहीं करता है। वह सातु दीर्घ काल, लंबे अवसर, लंबे समय, दीर्घ काल, लंबे समय में, दीर्घ काल और निरंतर, डेली पढ़ता है, डेली अभ्यास करता है, डेली निरंतरता होती है, ब्रेक नहीं होता है, निरंतर। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार और श्रद्धा पूर्वक
श्रद्धा पूर्वक करना है, आपकी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। और सेवन यानी उसका पालन करना, तब आपका अभ्यास फलदायी हो जाता है। इसका फल क्या है? प्राणायाम का फल है ततक्षेते प्रकाशावरणम, जो उसका मुख्य फल है, आध्यात्मिक लाभ है कि आपके मन की जो अज्ञानता है, अविद्या है, इग्नोरेंस है, वो दूर हो जाती है। प्रकाश के आवरण को हटा देता है। प्रकाश यानी होता है ज्ञान, और ज्ञान पर जो आवरण है वो है ज्ञान, अविद्या, भौतिकता, उसको हटा देता है। आपकी एटर्नल लाइफ, एटर्नल जर्नी को स्टार्ट कर देता है। आपको स्वविवेक जागृत कर देता है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, आपका सेल्फ एग्जिस्टेंस आपको फील होने लगता है। ये प्राण का मुख्य लाभ है। बाकी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्राण का अभ्यास करने से, प्राणायाम का अभ्यास करने से आपका मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, इंद्रियां प्रसन्न होती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर की जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपसे की। अभी थोड़ा हम लोग अभ्यास की तरफ चल रहे हैं, जो आज थोड़ा अभ्यास करेंगे। पतंजलि जी ने बहुत सारे प्राणायामों का प्रकार नहीं बताया। उन्होंने कहा पूरक है, रेचक है, कुंभक है और बाह्य आभ्यंतर वृत्ति है। लेकिन घृण संहिता, हठ प्रदीपिका और उपनिषद बहुत सारे प्रकार के प्राणायाम बताते हैं, सैकड़ों प्रकार के। और 8 प्रकार के कुंभक प्राणायाम मुख्य हैं। सूर्य भेदनम, उज्जाई, शीतली, शीतकाय तथा भ्रामरी, भस्त्रिका, प्लावनी, मूर्छा, त्यष्ट, कुंभका। 8 प्रकार के कुंभक हैं। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, भस्त्रिका, केवली, प्लावनी। लेकिन हम लोग 4-5 प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और कुछ मॉडर्न प्रैक्टिस है उनको भी हम आने वाले समय में 2-3 दिन में पूरा करेंगे। अब कहते हैं प्राणायाम को कैसे हम जांचें, क्योंकि प्राणायाम के लाभ क्या हैं। तो एक और भी विशेष लाभ मिलता है, सांकारिका जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है सत्वम लघु प्रकाशम इष्ट पुष्ट कंबकम चलम चारज गुरुवर्णकम एव तभ्या प्रदीप वर्चितो वृत्ति ही। अर्थात आपको सत्व, सत्व होता है मन, सात्विकता, मन की हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है। लघुता, लघुता मतलब होता है लाइटनेस, बॉडी में बहुत हल्का फन फील होगा आपको। प्रकाश, आपको लगेगा कि आपको कुछ ज्ञान प्रकाशित हो रहा है भीतर, आपको ऐसा लगेगा कि कोई अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, और वैसे भी ज्ञान भीतर से ही प्रकट होता है। और शरीर में हष्ट पुष्ट, बलशाली शरीर फील होगा। मन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और कहते हैं कि आपकी जितनी भी अग्नियां हैं, देह की जितनी भी अग्नियां हैं, सब प्रदीप्त हो जाती हैं। देहाग्नि, जठराग्नि, पंचाग्नि, तत्वाग्नि, धात्वाग्नि, ये सारी अग्नियां पुष्ट हो जाती हैं और सुदृढ़ हो जाती हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए। तो इस प्रकार से प्राणायाम के बहुत सारे अनंत लाभ हैं, जिनको आप करने से धीरे धीरे आपको फील होगा। जब हम 3 दिन का प्रैक्टिस करेंगे तब तो आपको 3 दिन बाद अभ्यास का फीडबैक लेंगे, आप बताएंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग अभ्यास को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आप लोग सभी तैयार हो जाएं। आज हम केवल प्रारंभिक कुछ अभ्यास करेंगे 15 मिनट के लिए, क्योंकि 6:45 पर आपका हम रिव्यू लेंगे। और इसमें कुंभक का प्रयोग होता है, जलंधर बंद का, मूल बंद का और उद्यान बंद का। लेकिन आज मूल बंद और जलंधर बंद का थोड़ा प्रयोग करके देखेंगे। 3 दिन जब करेंगे तब हम लोग कुंभक भी करेंगे और बंद भी लगाएंगे। तो मुझे लगता है सभी लोगों ने भोजन जल्दी लिया होगा, और जिन्होंने लेट लिया है वो थोड़ा सावधानी से करेंगे। कमर, गर्दन, सिर सीधा करना। इसमें मुख्य रूप से शर्त यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट हो। भगवत गीता में भी 6वें अध्याय में कहा गया है, समम काया श्रोग्रीवा धारयान नचलम स्थिरा। काया सीधी हो, स्थिर हो। आप कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, पीठ आपकी सीधी हो। अगर पीठ को सीधा रखने में तकलीफ हो रही हो तो आप दीवार का सहारा लेके टिक जाइए, या कुर्सी पर टिक जाइए और पीठ को अपनी इरेक्ट कर लीजिए, सीधा कर लीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पर ढीला छोड़ दीजिए। आइए, दोनों हाथ घुटनों पर या गोद में रख लें। जो पालथी मार के बैठे हैं, क्रॉस लेग बैठे हैं, वो हाथों को गोद में रख लें, और जो कुर्सी पर बैठे हैं वो हाथों को घुटनों पर रख लें। प्राणायाम करने के पहले पूरे शरीर का ख्याल करना होता है। इसको बोलते हैं देह धारणा, बॉडी अवेयरनेस। कंसंट्रेट ऑन योर होल बॉडी। संपूर्ण शरीर का ख्याल, संपूर्ण शरीर का ख्याल। आप जिस आसन में, जहां पर आसीन हैं, स्थित हैं, विद्यमान हैं, बैठे हैं, उसमें आप
अपने शरीर का भार जमीन की तरफ शिथिलता कर छोड़ दीजिए, ढीला कर दीजिए, एकदम ढीला। आप अपने शरीर को उठाइएगा मत, ढीला कर दीजिए, एकदम ढीला। हम लोग अपने शरीर को उठाए रहते हैं, हमारे सारे तंत्र उठे हुए रहते हैं, सब ढीले कर दीजिए, एकदम ढीले, रिलैक्स कर दीजिए, संपूर्ण शरीर ढीला। कहीं पर कोई भी तनाव, खिंचाव, जकड़न अकड़न नहीं होगी, पूरा शरीर ढीला, कंधे ढीले, पीठ सीधी, कंधों को हिला के, आगे पीछे करके, गर्दन को आगे पीछे करके, दाएं बाएं मोड़ के देख लीजिए, कहीं कोई जकड़न या खिंचाव नहीं है। क्योंकि प्राणायाम के दौरान आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। स्थिरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक प्राण का अभ्यास करेंगे। अंतिम बार पूरे शरीर का निरीक्षण कीजिए। कंसंट्रेट ऑन योर होल बॉडी should be relaxed and spine must be erect. धीरे धीरे अपनी चेतना को चेहरे पर ले आइए, चेहरे पर प्रसन्नता, एकदम आनंद, दिव्यता, भव्यता, स्माइलिंग फेस, आईज रिलैक्स, आईब्रो रिलैक्स एंड फॉरहेड रिलैक्स, माथा ढीला, स्ट्रेस फ्री फेस, स्ट्रेस फ्री फेस। Now shift your consciousness from body to breathe. अपनी चेतना को, मन को धीरे धीरे स्थूल देह से सूक्ष्म देह प्राण की तरफ ले आइए, प्राण की तरफ ले आइए। नासा रंध्रों की ओर ध्यान दीजिए। नासा मार्ग से आ रही श्वास को अनुभव कीजिए। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, गहरी श्वास लीजिए। नासा रंध्रों पर प्राणवायु का स्पर्श अनुभव करते हुए उदर को प्रसारण कीजिए, उदर प्रसारण। पेट को फैलाइए, नाभि को फैलाइए, श्वास भीतर ग्रहण कीजिए। इनहेल, एब्डोमेन आउट। श्वास को छोड़ते हुए पेट को भीतर खींचिए। एक्सेल एंड एब्डोमेन इन। कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमिनल मसल्स। श्वास प्रश्वास की इस प्रक्रिया में आपके नासा मार्ग से नाभि पर्यंत और नाभि से नासा रंध्र तक प्राण के आवागमन का अनुभव कीजिए। मन को एकाग्र कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए। मन को स्थिर कीजिए, नाभि पर मन को ले जाइए। प्राणायाम के अभ्यास के पहले हम कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास करेंगे। पेट को भीतर धकेलना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। एब्डोमेन इन एंड ब्रीद आउट। जिनको हाई बीपी है वो धीमे धीमे करेंगे, जिनको नहीं है वो फास्ट करेंगे। पेट अंदर, श्वास बाहर। 1 मिनट तक लगातार कपालभाति कीजिएगा।
थकावट की अवस्था में 1 मिनट होने पर आप उज्जाई प्राणायाम करेंगे। अभी हम सब क्रियाएं करेंगे। उज्जाई क्रिया, गले का संकुचन करते हुए खर्राटे की आवाज गले से बनाते हुए श्वास को लेना है और सीधा छोड़ देना है। गहरी श्वास के साथ गहरी श्वास लेना है। गले पर स्नोरिंग साउंड, खर्राटे जैसी आवाज होगी। कॉन्ट्रैक्ट और थ्रोट रीजन, पूरे गले का संकुचन हुए और श्वास लेते हुए खर्राटे की आवाज। अगले 1 मिनट तक इसी प्रकार से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। देखिए, अभी हम कुंभक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जब कुंभक करेंगे तब निश्चित रूप से आपको श्वास को रोकना है। अभी श्वास को नहीं रोकना है, सिर्फ खींचिए गले पर घर्षण करते हुए। उज्जाई प्राणायाम कंठ दोषों को दूर करता है, ईएनटी थ्रोट प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, कफ दोषों को दूर करता है, थायराइड के जो डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज हैं, उनको ठीक करता है। चाहे थायराइड हो चाहे हाइपोथायराइड हो, दोनों में बेनिफिशियल है। थायराइड के असंतुलित हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जिनको खर्राटे की समस्या है वो दूर हो जाती है। 30-40 दिन अभ्यास करने पर गले के जितने भी रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके बाद पुनः एक राउंड कपालभाति का फिर करेंगे। अब रुकिएगा पूरा 1 मिनट के बाद, मैं रुकूंगा तब रुकना है। फिर से एक राउंड कपालभाति का। अब फिर से उज्जाई प्राणायाम करना है अगले 1 मिनट तक। पुनः गहरी श्वास गले पर घर्षण करते हुए।
अब हम लोग करने वाले हैं प्राथमिक भस्त्रिका। आज सिर्फ एक टेलर ही है। अभ्यास तो हम लोग 3 दिन करेंगे। आज आप एक आउटपुट ले लेंगे, एक रिव्यू कर लेंगे कितना बेनिफिट आपको हो रहा है। आइए प्राथमिक भस्त्रिका करते हैं। प्राथमिक भस्त्रिका कैसे करेंगे? दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे और दाहिने हाथ से बनाएंगे पूर्ण मुद्रा। ये 2 उंगलियां इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। आप देख रहे होंगे ये 2 फिंगर्स को फोल्ड कर लिया है और ये आपकी पूर्ण मुद्रा बन गई। ओम आकृति है ये, तो इसको पूर्ण मुद्रा कहते हैं। इसमें आपको आपकी दाईं नासिका बंद करनी है। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है। बाईं नासिका से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 10 बार आपको जल्दी जल्दी श्वास छोड़ना है और लेना है। देखिए ब्रीदिंग 3 तरह की होती है। एक होती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो नीचे नाभि से होती है, एक होती है थोड़ा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो चेस्ट के नीचे होती है, एक होती है चेस्ट ब्रीदिंग जो चेस्ट से होती है, और एक होती है क्लेविकुलर ब्रीदिंग जो आपकी कॉलर बोन्स के यहाँ से होती है। तो इसमें हमें करना है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, यहीं तक करना है, नाभि तक नहीं जाना है, केवल हाफ ब्रीदिंग करनी है। तो अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और बाईं नासिका से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 10 बार छोड़ना और लेना। ध्यान रखिएगा, छोड़ना और लेना और जल्दी जल्दी करना है। और 11वीं बार गहरी लंबी छोड़ना है और गहरी सांस लेना है। फिर लेफ्ट को बंद करना है और यही प्रक्रिया राइट से करना है। 10 बार छोड़ना लेना, 11वीं बार लंबी छोड़ना, गहरी लेना, और फिर यही प्रक्रिया दोनों नाक से करना है। चाहे तो एक बार आप देख लें और फिर करें, और चाहे तो मेरे साथ में कर सकते हैं। दाईं नाक को बंद कर लें, बाईं तरफ से 10 बार। लंबी छोड़ना, गहरी सांस लेना, फिर दाईं तरफ से लंबी छोड़ना, गहरी लेना, फिर दोनों से लंबी छोड़ना, गहरी लेना, और फिर उसके बाद दाईं नाक को बंद करना है और फिर से स्टार्ट करना है बाईं नासिका से। तो सभी को समझ में आ गया होगा। आइए करते हैं प्रारंभ। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए। जिनको ब्लड प्रेशर, हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, वो थोड़ा स्लो करेंगे ऐसे, वो फास्ट नहीं करेंगे। पर कपालभाति नहीं करना है। कपालभाति में क्या होता है, एक ही आवाज है। इसमें क्या है, 2 आवाज है, छोड़ने की, लेने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10 बार पहले 10+1 लेफ्ट साइड, लंबी सांस छोड़कर लीजिए दाईं तरफ से, लंबी छोड़कर गहरी लीजिए दोनों से, लंबी छोड़िए, गहरी लीजिए, फिर से स्टार्ट करिए। बाईं नासिका से लेफ्ट से कीजिए, 10 बार छोड़िए और लीजिए जल्दी जल्दी। बाईं नासिका से जल्दी जल्दी छोड़िए, लीजिए, जल्दी जल्दी छोड़िए और लीजिए।
10 बार बाईं नासिका से सांस छोड़िए, लीजिए और 11वीं बार गहरी करिए। फिर उसके बाद नासिका बदलिए, दाईं तरफ से कीजिए, दाईं तरफ से 10 बार छोड़िए, लीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट 10 बार करके 11वीं सांस लंबी छोड़िए, गहरी लीजिए, दोनों से करिए। दोनों से एक साथ करेंगे जब, तो पूरा फोर्स आपके चेस्ट रीजन में जाएगा, लंग्स का पूरा मूवमेंट होगा। जोर जोर से जल्दी जल्दी फोर्सफुली सांस छोड़ना, लेना। जिनको हाइपरटेंशन, हाई बीपी है, वो थोड़ा धीमा करेंगे ऐसे। इनको दिक्कत नहीं है, वो फास्ट करेंगे इस प्रकार से। फिर लंबा सांस छोड़िए, गहरा सांस लीजिए, फिर से करिए आखिरी राउंड। दाईं नाक को बंद कर लीजिए, बाएं से प्रारंभ कीजिए। 3 राउंड तो करना है आपको, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, 3 राउंड करना है। फिर आप देखिए आपकी क्षमता कितनी बढ़ती है। बाईं तरफ से जल्दी 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 जल्दी। दाईं तरफ से दोनों से। थोड़ी देर रुकना है और तुरंत बाद जिनको गर्मी लग रही है, बीपी बढ़ गया है, वो शीतली कर लेंगे। अपनी जीभ को बाहर निकालिए और ट्यूब बनाइए ऐसे, पाइप बनाइए जीभ का। जिनका ऐसे ट्यूब नहीं बन रहा है, वो ऐसे करिए, जीभ को दांतों में दबाइए, नहीं तो दांतों को मिलाइए और जीभ को पीछे से लगाइए और सांस को जीभ के दांतों के माध्यम से खींचना है। नासा मार्ग से छोड़ देना है। ये भी शीतली क्रिया है। अभी प्राणायाम नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्राणायाम में कुंभक करेंगे। फिर करिए, धीरे धीरे छोड़िए, नासा मार्ग से श्वास को छोड़िए, जीभ से श्वास को लीजिए या दांतों से। नासा मार्ग से सांस को छोड़िए। 3 तरीके हैं, जीभ से ट्यूब बनाकर, जीभ को मोड़कर या दांतों के माध्यम से सांस को लेना है। ये शीतली शीतकारी प्राणायाम है, आपको बहुत फायदेमंद है। चर्म रोगों के लिए, स्किन डिजीज के लिए, डर्मा प्रॉब्लम्स के लिए, गले के सूखने के लिए, धातु रोगों के लिए, नाड़ी रोगों के लिए, गले के रोगों के लिए, डायबिटीज में, हाई बीपी को डाउन करता है, हाइपरटेंशन ठीक करता है, क्रोध को शांत करता है, एसिडिटी पित्त को शांत करता है। आपके चेहरे पे पिंपल्स हो गए हैं, गर्मी है शरीर में, एसिडिटी हो रही है, उसको शांत करता है, छाले दूर करता है, कब्ज दूर करता है। रक्त का शोधन करता है और चेहरे पर ग्रेस लाता है। कहते हैं 6 महीने इसका अभ्यास करने से कामदेव जैसा शरीर सुंदर हो जाता है। हम कुछ प्रश्न आपको जो मैंने महसूस किए, जो आपने बोला कि जो सांस 10 बार लेना हो 10 बार छोड़ना, इसकी गिनती बड़ी मुश्किल होती जल्दी जल्दी करने में, ये कैसे होगा? गिनती अगर मुश्किल हो रही है तो पहले तो एक बार करके देखिए। अगर मुश्किल जाए तो जब थक जाए तब बदल दें, जब थक जाए तब बदल दें। अगर लेफ्ट पे थक जाए तो राइट पे आ जाए, राइट पे थक जाए तो दोनों से कर लें, तो थकान पर बदल दें। अब हो सकता है कि आप 8 पे थक जाएंगे या 12 पे थकेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये हुई बात आपकी जो उसकी किसकी, भस्त्रिका की, है ना? जो शुरू में आपने बोला था कि एक नाक से सांस लेना, जल्दी छोड़ना, जल्दी करना, उसमें भी जो उंगली है, मतलब जैसे ही आप बनाते हैं, हाँ,
तो अब जैसे मेरी उंगली ये वाली जो अनामिका है वो पूरी नहीं उठ रही है, हाँ, बीच में फंस जाती है, मतलब अलग अलग लोगों की अलग होगी, मेरी नहीं उठ रही है तो ऐसे अनामिका कर पूरी। सकते हैं उनको, ऐसे अनामिका और इसको दोनों को ले लें, लेना अनामिका ही को है, ऐसे अच्छा ऐसे, ऐसे कर लेना। मतलब ये जो कनिष्ठ का उसके साथ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, साथ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लें। मतलब ये जो अनामिका है मेरी, जो कनिष्ठा के बाजू में होती है, मध्य के बाजू में होगी, जी, ये इसके खुलती है, मतलब पूरी खुलती नहीं है, कुछ दिक्कत होगी हाथ में कोई बात इसके नहीं, कारण तो कुछ भी हो, अगर वो इसके साथ में तो आ वो गई एक तो बहुत दिक्कत। अच्छा है, नहीं आती है तो चलेगा, लेकिन उपयोग करना है आपको अंगूठे का और रिंग फिंगर का, अनामिका का, बस ये। ठीक, अनामिका ये कंपलसरी है, मतलब हाँ, अनामिका और ये 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 दो है। मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। ठीक है। अच्छा, फिर आपने बोला कि जो श्वास लेने का जो तरीका है वो केवल मतलब चेस्ट तक ही रहना है, इवन डायफ्राम तक नहीं हाँ, जाना है। अब ये इसकी ये जो समझ कैसे आती है ये नहीं समझ पा रहे थे कि केवल डायफ्राम तक जाएगी या चेस्ट तक जा रही है कि नाभि तक जा रही है। और इनफैक्ट हम अब तो नाभि तक सांस ले जाना कई बार बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी दिक्कत हाँ, जाती है। हाँ, जब हम लोग अब 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो पहले दिन हाँ हम चेस्ट ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और एब्डोमेन ब्रीदिंग ये भी सिखा देंगे। जी, ये पूरा ये पैटर्न है। मैंने प्रश्न, जी, जी जी डॉक्टर साहब ये प्रश्न मैंने इसलिए कि जो मेरे मन में आया, मेरे लग रहा था सभी के मन में आ रहे होंगे, कोई नहीं कर, मगर किसी के मन में और कोई प्रश्न हो तो वो कर ले। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो आप उसको पेट तक ले जाएं, लंबी सांस लें और नीचे तक ले जाएं और फिर रोके आए और फिर धीरे धीरे निकालें। और अभी मनोहर भाई कह रहे थे कि यहाँ फेफड़े तक ही रखें, तो ये सही बात क्या है? देखिए आप सामान्य श्वास प्रश्वास की बात कर रहे हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास में अगर आप नाभि तक ले जाते हैं तो ये दीर्घायु करता है, आपकी उम्र को बढ़ाता है। लेकिन प्राणायामों के प्रैक्टिस में अलग अलग प्रकार के प्राणायाम अलग अलग प्रकार के रोगों को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। हर प्राणायाम की अपनी अपनी एक मेथड है। तो भस्त्रिका में इसको केवल हमें डायफ्राम के ऊपर यानी चेस्ट तक रखना है। जैसे हम कपालभाति में केवल एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, पेट का मूवमेंट करते हैं, इसमें चेस्ट तक का करते हैं। तो ये प्रक्रिया का अंग है, ये श्वास प्रश्वास इसका लेना देना नहीं है, ये प्रक्रिया में उसको उतना रखना है। और रोकने वाली बात है तो अभी कुंभक का अभ्यास नहीं करा रहे हैं। कुंभक का अभ्यास हम 3 दिन जब करेंगे तब सांस को रोकने का विधान भी कराएंगे। वो अभ्यास थोड़ा मध्यम स्तर का है। अच्छा, तो रूपला अभी जी इसमें मतलब जब आपने मैं ये प्रश्न, समझा, रूपला जी मतलब मैं अभी ये समझा इनफैक्ट, कि अभी अपन प्रारंभिक स्टेज में केवल जो है वो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो फेफड़े तक ही रखें, ये समझा मैं। हाँ, और वो नीचे तक ले जाना वो लंबी आयु को बढ़ाता है और वो किसी दूसरी प्रक्रिया का अंग है। हाँ, वो सामान्य श्वास प्रश्वास जो है वो हमें नाभि तक ही करना चाहिए। जैसे बच्चा लेता है, सांस लेते हैं तो पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट पिचकता है। दैट इज दी एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। यही ब्रीदिंग सबको करना चाहिए, इसे कहते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग। 24 आवर्स हमें यही करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। हम लोग करते कितना है, तो हम लोग कर रहे हैं क्लेविकुलर ब्रीदिंग या चेस्ट ब्रीदिंग। मैक्सिमम लोग करते हैं केवल थ्रोट ब्रीदिंग, थ्रोट तक, बस यहीं तक करते हैं। सांस लिया, लंग्स में गया और भूल गए और छोड़ दिया, तुरंत लेते हैं छोड़ते हैं। हम लोग रिटेन ही नहीं करते, हम लोग उसको ऑब्जर्व ही नहीं करते। जब नाभि तक करेंगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है प्राण का। तो फिर ये जो थ्रोट तक लेते हैं छोड़ते हैं, हाँ, तो ये तो फिर अंदर तक जा ही नहीं रही होगी भाई, ये इसलिए तो तो फिर। रूपला जी एक मिनट सुनेंगे, क्या था कि अभी विभिन्न प्रकार के प्राणायाम की तैयारी चल रही है। तो कुछ प्राणायाम में आपको गले तक करना है, कुछ में चेस्ट तक करना है, कुछ में डायफ्राम तक करना है, कुछ में नाभि तक करना है। ये अलग अलग जो उसकी एक्सरसाइज है प्राणायाम की, उस हिसाब से हमको अजय जी ने बताया था। सामान्य रूप से जब हम सांस लेते हैं तो कोशिश ये होना चाहिए कि वो नाभि तक जाए डीप, और डीप छूटे। अनफॉर्चुनेटली जो बच्चा हमारा पैदा होता है, जब वो उसको आप देखेंगे तो वो सांस उसके नाभि तक ही आती जाती है। धीरे 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 हम लोगों की केयरलेसनेस होने के कारण और सेंस नहीं होने के कारण धीरे 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 हमारी सांस ऊपर ही रहने लगती है और नाभि तक नहीं जाती।
जिनका डेविएटेड नेजल सिस्टम सेप्टम होता है, तो उस केस में जैसे एक तरफ से नाक सांस लेते हैं और एक तरफ से छोड़ते हैं, तो उसमें अंतर तो आता है, कुछ फर्क रहता है। थोड़ा डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है तो उसमें थोड़ा सा एक तरह का नॉस्ट्रिल ऐसा लगता है ब्लॉक हो या कम सांस जाती है, तो इसमें प्राणायाम में कुछ फर्क पड़ता है उसका? देखिए, आपको प्राणायाम के पहले जल नीति का अभ्यास बताया गया है। जल नीति सूत्र नीति के अभ्यास से हमारे दोनों नासारंध्र खुल जाते हैं। तो आप चूंकि जल नीति अभी नहीं सीखा है, नहीं कराया हमने आप लोगों को, तो भस्त्रिका का अभ्यास जितना हो रहा है, लेफ्ट राइट ब्रीदिंग जितना आप कर पा रहे हैं उतना करिए, धीरे धीरे खुल जाएगा वो। कुछ लोगों की बाई डिफॉल्ट या जो स्ट्रक्चर होता है नेजल कैविटी का वो ब्लॉक होता है, वहाँ हड्डी बड़ी होती है, तो कई बार सांस पूरा नहीं जाता है। जुकाम में नाक बंद रहती है तब नहीं जाता है। तो क्रियाओं के माध्यम से, जल नीति सूत्र नीति के माध्यम से हम नेजल ट्रैक को साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, फिर भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। कई बार नाक बंद रहती है, कई बार खुली रहती है। एक टाइम में एक ही नाक पूरी खुली होती है, एक बार में एक ही हमारा नॉस्ट्रल एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। तो जितना परसेंट एक्टिव होगा उतना परसेंट दूसरा पैसिव होगा। ये प्राकृतिक नियम है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ही, और जैसा मैंने आपको बताया, जो भारतीय कल्पना है, ये 5 कोषों की 5 कोष बनते हैं, 5 शेल है हमारे बॉडी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फिजिकल सेल है वो है प्राणमय सेल, और प्राणायाम जो है उसको बहुत अच्छे से ठीक करता है, और वो आपके मन को भी ठीक करने में मदद कर सकता है, मन से जोड़ने में भी, और शरीर को भी ठीक करने में बहुत मदद करता है। तो इवन जो फिजिकल एक्सरसाइज है उससे कहीं बेहतर होती है। यदि आपने, इसलिए डॉक्टर तेरहान को जब भी सुना होगा, वो बोलते हैं सभी लोगों से कि प्राणायाम करिए। फिजिकल एक्सरसाइज से भी ज्यादा मदद करता है प्राणायाम, तो बार बार बोलते हैं प्राणायाम करिए। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, हमको एक योग शिक्षक से, प्रशिक्षक से चीजें ऑनलाइन देखने मिलेंगी। नमस्कार।